लक्की के कार्ड से जैसे ही उस लड़की ने 2 करोड़ रुपए निकाले, आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। वो दोनों महिलाएं जो उस विल्ला को खरीदने के लिए बेताब हुए जा रही थीं, उन्हें तब तक इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक फटीचर सा दिखने वाला लड़का उनके हाथ से उनके सपनों का घर छीन लेगा। सब लोगों का लक्की को देखने का नजरिया ही बदल चुका था। जहां पहले सब उसे हीन भावना से देख रहे थे, वहीं अब सभी लोगों के चेहरे पर उसके लिए मुस्कान छितर गई थी। उस सेल्स वाली लड़की ने सभी लोगों से अपना ध्यान हटाया और लक्की के पास आकर बोली, सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? लक्की उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगा। सर सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आइए मैं आपको बता देती हूं कि जो आपने अभी खरीदा है उसका साइज 239 मीटर है। और वो लड़की जितना हो सकता था उतनी मधुर आवाज में मुस्कुराते हुए लक्की को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्की ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे मुझे मालूम है वो क्या है। वो कुछ इतना खास भी नहीं है कि उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाए। है तो माचिस की डिब्बी जैसा, बस ये है कि हॉस्टल के कमरे से थोड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए यहां रहा जा सकता है। लक्की ने बिना उस लड़की की बातों की ओर ध्यान देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे तो उसने कोई गुनाह कर दिया था। उनकी नजर में 2 करोड़ के विल्ला को माचिस की डिब्बी बताना तो गुनाह ही था। वैसे बाकी लोगों को लक्की की असली पहचान का अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लक्की बहुत ज्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि ये जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। 2 करोड़ का मकान क्या खरीद लिया अपने आप को, अग्रवाल एंड अग्रवाल से भी बड़ा समझने लगा, उस चश्मे वाली औरत ने कहा। लक्की को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो 5 मिनट के अंदर ही किसी फिल्म का हीरो हो गया था। ना ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है, मैं जानती हूं ना। अंदर से तो ये खून के आंसू रो रहा होगा। जब इसके पिताजी को पता चलेगा ना कि भाई साहब ने जोश जोश में 2 करोड़ का विल्ला खरीद लिया है, तब आएगा इसको स्वाद। अभी तो ये बस हम सबके सामने बनने के लिए ना ये बात कर रहा है। दूसरी औरत ने कहा जो उस विल्ला को खरीदने के लिए थी, मैं बन रहा हूं। लक्की ने उन दोनों की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह विल्ला खरीदना मेरे लिए चिप्स का पैकेट खरीदने के बराबर था। जैसे ही बाकी लोगों ने लक्की के मुंह से ये बात सुनी तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। कहां 2 करोड़ का और कहां 10 रुपए का चिप्स का पैकेट। इस हिसाब से लक्की काफी मालदार आदमी मालूम पड़ता था। लोगों को लग रहा था कि लक्की की ऐसी बातें सुनकर कहीं आसमान जमीन पर आकर नहीं गिरे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस हाउसिंग में जो प्लैटिनम विल्ला है ना, वो खरीद के बताओ, ये छोटा मोटा विल्ला क्यों खरीद रहे हो? उसी चश्मे वाली औरत ने कहा और वहां लगे सबसे बड़े होर्डिंग्स की ओर अपनी उंगली घुमा दी। ठीक है, अभी खरीद लेते हैं। लक्की ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा, सर आप सीरियस हैं? क्या आप सच में वो विल्ला खरीदने की सोच रहे हैं? उस लड़की ने लक्की की ओर चमकती हुई आंखों से देखते हुए पूछा। आज तो लक्की उसके लिए भगवान का रूप बनकर आया था। अगर लक्की सच में वो विल्ला खरीद लेता तो उस लड़की को आगे की जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उस लड़की को इस बात का ख्याल आया, उसने लक्की को मनवाने के लिए उस विल्ला की खासियत गिनवानी शुरू कर दी। सर देखिए, वो हमारी हाउसिंग का सबसे बेस्ट विल्ला है। उससे अच्छा पूरी दिल्ली में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो किसी कोठी से कम नहीं है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है। वो विल्ला काफी लंबा चौड़ा है। उसका अपना एक बड़ा सा बगीचा है। उसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और वहां से लाल किला भी दिखता है। वहां पर आपको लाइफ टाइम इंटरनेट की सुविधा है। पानी, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है और रेडी टू मूव इन। अब आप बताइए सर, इतना सब कुछ एक साथ कहां मिलता है? सर जब आप अपने गेस्ट को उस विल्ला में लेकर जाएंगे ना, तो लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। आप सच में उसे खरीद रहे हैं ना सर? उस लड़की ने कहा। लक्की देख पा रहा था कि वो उस प्लैटिनम विल्ला को बेचने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। उस वक्त अगर वो उसे अपने पैर छूने के लिए भी कह देता तो भी वो लड़की मना नहीं करने वाली थी। उस विल्ला को बेचना इतना आसान भी नहीं था। जिस बिल्डर्स ने उसे बनाया था तो वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आने जाने वाले लोगों के सामने उसका स्टेटस बना रहे कि कीमत 15 करोड़ रुपए थी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहां बैठकर मजाक कर रहा हूं? कितने का रेट है ये बताओ।
मात्र 15 करोड़ का सर। अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं तो मैं अपनी ओर से आपको 10% का डिस्काउंट भी करवा दूंगी, उस लड़की ने कहा और लक्की के जवाब का इंतजार करने लगी। लक्की ने उसकी ओर देखा और अपने खाते में रखे हुए बैलेंस के बारे में सोचने लगा। जहां तक उसे मालूम था, उसके पास 90 करोड़ रुपए के आसपास रखे हुए थे। उसने सोचने के लिए एक पल का वक्त लिया। 13.5 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम थी। सब लोग लक्की की ओर देख रहे थे। वो हां करने वाला था या ना करने वाला था। सब लोगों को बस इसी का इंतजार था। आखिर लक्की ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना फोन निकाला और न्यू सिटी बैंक के मैनेजर शशिकांत को फोन लगाकर बोला, हेलो, मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूं। उसमें मेरे खाते से 13 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिएगा अभी, लक्की ने कहा। मैनेजर उसका नंबर पहचान गया था और इसलिए उसने तुरंत हां भी कर दी। लोगों को लग रहा था कि लक्की मजाक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उनकी कंप्यूटर पर मैसेज आया कि उनके खाते में 13 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हो चुके थे। ये देखने के बाद तो हर किसी का मुंह लटक कर उनके पैरों में आ गया था। सेल्स टीम का हर एक इंसान लक्की को घेर कर खड़ा हो गया। सब लोग उससे हाथ मिलाने और उससे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। कुछ लड़कियां तो उसका नंबर तक मांगने के लिए उतारू हो गई थीं, लेकिन लक्की उन सब से बचते बचाते हुए वहां से बाहर निकल आ गया था। इधर लक्की के निकल जाने के बाद औरत को एहसास हुआ कि लक्की ने उसकी पसंद की विल्ला को भी खरीद लिया था। ये बात याद करते उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ आ गए थे। उस हाउसिंग में घर लेना एक बहुत बड़ी बात थी और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो वहां पर घर नहीं खरीद पाई तो उसके लिए ये काफी शर्मनाक था। उधर जब लक्की उस ऑफिस से बाहर निकला, तब ठीक उसी वक्त एक महिला चश्मा लगाकर लिनन का शर्ट पहनकर उस ऑफिस में दाखिल हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि कोयल की आंटी कश्मीरा आई थी। जैसे ही उसने देखा कि वो महिला रोए जा रही थी, कश्मीरा उसके पास गई और बोली, अरे सिस्टर, तुम रो क्यों रही हो? कश्मीरा ने उससे पूछा। वो औरत उसे सारी कहानी नहीं बता सकती थी और ना ही उसे ये कह सकती थी कि उसके पति किशोर एक छोटे से लड़के के सामने हार गए थे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस मेरी आंख में थोड़ी सी धूल चली गई थी। वैसे दीदी, आप और जीजा जी यहां घर लेने की सोच रहे थे ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। वैसे भी यहां पर घर खरीदना काफी बड़ी बात है। दिल्ली के बड़े से बड़े लोग ना यहां प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, कश्मीरा ने कहा। हां, हमने भी यहां पर एक विल्ला ले लिया है, उस लेडी ने कहा और फिर कश्मीरा से नजर बचाने के लिए इधर उधर झांकने लगी। इधर लक्की ने सोचा कि जब उसने घर खरीद ही लिया तो अब उसे अपने लिए एक गाड़ी भी ले लेनी चाहिए। इसीलिए लक्की कार के लिए एक बड़े से शोरूम पर गया और वहां पर एक महंगी सी गाड़ी उसने पसंद कर ली। लेकिन फिर लक्की को लगा कि बनी बनाई गाड़ी खरीदने से तो वो वैसा ही दिखता जैसे बाकी अमीर दिखते थे। मुझे अपने लिए एक नई गाड़ी बनवानी है, लक्की ने वहां के मैनेजर से कहा। मैनेजर को यह बात सुनकर हंसी आ गई है, लेकिन लक्की ने जब उसे घूर कर देखा तो उसे लगा कि लक्की मजाक नहीं कर रहा था। सब पैसा जोड़ जाड़कर उसने बताया कि की गाड़ी 1 करोड़ की पड़ने वाली थी। लक्की ने तुरंत उसके खाते में पैसे डाले और वहां से उठकर चला गया। वहां बैठे लोगों की भी हालत वैसे ही हो गई थी जैसे गोल्डन लीफ हाउसिंग वालों की हो गई थी। लक्की जब उनके ऑफिस से बाहर निकला तो उसे लगा कि उसे अचानक से इतना खर्चीला होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि आज कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए जब वो फिर से कॉलेज जाने के लिए टैक्सी लेने ही वाला था, तभी उसे रागिनी का फोन आया। उसने कहा कि उसे लक्की से कुछ जरूरी बात करनी थी। लक्की भी इस वक्त फ्री था, इसलिए उसने हां कर दी। थोड़ी ही देर बाद लक्की के बताए हुए एड्रेस पर रागिनी की गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। हेलो सर, आ जाइए, रागिनी ने कार के शीशे को नीचे करते हुए कहा। लक्की ने देखा कि रागिनी ने अपने बालों को कर्ल कर रखा था और उसने एक बहुत सुंदर सी बीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लक्की उस पर से फिर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और उसकी ओर मुस्कुराकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। बताओ क्या बात करनी थी? लक्की ने पूछा। जल्दी क्या है सर, अभी पता चल जाएगा। रागिनी ने लक्की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान देखकर लक्की को लग रहा था कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसने गाड़ी चालू की और दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर उसे दौड़ाने लगी।
लक्की चाहकर भी रागिनी पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो जितना उसे नहीं देखना चाह रहा था उतना उसका मन उसे देखने का कर रहा था। दिन भर धूप में घूमने के बाद लक्की को ऐसी वाली गाड़ी में बैठकर काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन इस सुकून ने उसका साथ तभी तक दिया जब तक उसे फिर से रागिनी के सामने छींक नहीं आई। जैसे ही लक्की छींका उसने देखा कि उसकी हथेली पर फिर से खून आ गया था। उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। सर, आप ठीक तो हैं? आर यू ऑल राइट? रागिनी ने पूछा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रागिनी भी उसके प्रति आकर्षित थी जितना लक्की रागिनी के प्रति था। हाँ, मैं ठीक हूं, लक्की ने कहा और अपनी नाक दबाते हुए गर्दन को उसने ऊपर उठा लिया। सर, डैशबोर्ड में टिश्यू रखे हुए हैं, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। लक्की ने डैशबोर्ड खोला और उसमें टिश्यू निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि उसका हाथ रागिनी के अंडर गारमेंट्स पर चला गया। उसने देखा कि उसने उन्हें वहीं रखा हुआ था और ये देखकर लक्की और ज्यादा बेचैन हो गया। सर, सो सॉरी, मुझसे ये गलती से, एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा, रागिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जबकि असल में ऐसा नहीं था। उसने जानबूझकर ये सब चीज वहां रखी थी। वो लक्की को रिझाना चाहती थी। कौन लड़की लक्की जैसे लड़के को छोड़ सकती थी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, लक्की ने कहा और डैशबोर्ड बंद कर दिया। इसके बाद ने फिर से डैशबोर्ड को खोला और उसमें से टिश्यू निकालकर लक्की को थमा दिया। टिश्यू देते वक्त उसने जानबूझकर लक्की की उंगलियों को छू लिया था। जिस तरह का उसका स्पर्श था उससे लक्की और ज्यादा बेचैन हो गया था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और साथ ही उसकी सांसें तेज हो गई थीं। लक्की को लग रहा था कि रागिनी की मंशा आज कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? तुम कुछ बताने वाली थी ना, क्या बात है? लक्की ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। रागिनी उसे जिस तरह से देख रही थी उसे लक्की के मन में शक ही पैदा हो रहा था। रागिनी ने उसे देखा और बोली, सर, इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं आप? आपको फिर से क्लास जाना है क्या? रागिनी का यह अंदाज लक्की को काफी अजीब लग रहा था। उसने खांसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे फोन किया तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, लक्की ने कहा और जानबूझकर रागिनी से अपनी नजर बचाते हुए दूसरी ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा उसकी ओर देखता उतना उसके पिघलने का डर था। तभी रागिनी की उंगलियों और उसकी उंगलियों के करीब आई और धीरे धीरे उसकी हथेलियों से होकर उस टिश्यू पर जा पहुंची। उसके एहसास पर से लक्की के बदन में करंट दौड़ पड़ा था। रागिनी ने उसके हाथ से आहिस्ता से टिश्यू लिया और बोली, लाइए सर, मैं इसे फेंक देती हूं। हाँ हाँ, क्या अच्छा ठीक है, लक्की ने कहा और उसके हाथ से उस टिश्यू को छोड़ दिया। रागिनी ने टिश्यू को डस्टबिन में डाला और गाड़ी को एक कोने पर खड़ा कर दिया। फिर उसने लक्की की उंगलियों को देखा। उस पर थोड़ा सा खून लग गया था। रागिनी ने एक और टिश्यू निकाला और उसकी उंगलियों को पूछते हुए बोली, वैसे सर, एक बात कहूं, आप प्लीज बुरा मत मानना, बट आई फील समथिंग फॉर यू। अगर आप चाहे तो मैं गाड़ी को इधर अंडरग्राउंड गैरेज में ले जा सकती हूं। वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, अंधेरा भी रहता है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यू नो, रागिनी ने कहा और लक्की की यहां हथेली पर अपनी उंगलियां फिराना शुरू कर दी। लक्की बुरी तरह से सिहर उठा था। उसके तन बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अब वो आखिर क्या करने वाला था? क्या वो राधिका को भूल कर रागिनी को हां कर देता, या फिर वो रागिनी को अपने से अलग कर देता?